हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में। देखिए, आपको पता चल ही गया है, आपकी डेट आ चुकी है, एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है और 12 तारीख से आपके एग्जाम शुरू है। तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इस वक्त, तो रिवाइज तो आपको करना बनता ही है। ये जो वीडियो है इसको आप एक रिवीजन वीडियो की तरह भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी जरूरी चीज है, उस सभी से मेंशन की है। और साथ ही में प्लेलिस्ट मैंने बना दी है कुछ टॉपिक्स से जो मैंने अभी नहीं करवाए हैं, वो एनवीएस में करवाए थे। वही टॉपिक्स, सेम टॉपिक्स जो इसमें आए हैं केवीएस में, मैंने उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया। तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपना सिलेबस इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी हमारे केवीएस टीजीटी सोशल साइंस की, बिल्कुल। तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाकर देख लेना। और साथ ही में ना एमसीक्यूज भी होंगे, उनको भी देख लेना वहां पर जाकर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम क्लास शुरू कर लेते हैं अपनी, जो कि हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, अभी जब भी हम बात करते हैं यूरोप की, ये भी एक कॉन्टिनेंट है जैसे कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। तो और दूसरा वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद आपको पता ही क्या मतलब होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है लगाव की भावना अपने राष्ट्र के प्रति। जब भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मिलकर राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं, उनका एक जैसा इतिहास होता है, उन्होंने साथ में मिलकर किसी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी होती है या फिर कुछ सक्सेस मिली होती है उनको अपने देश के लिए, तो अपने आप में ये भावना आ जाती है। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। और आज के टाइम में भी आप इस चीज को फील करेंगे, और तब भी फील कर सकते थे जब हमारा देश आजाद नहीं था। तो मेनली शुरुआत इसकी हुई कहाँ से, जब हमारे देश आजाद नहीं थे, इनके ऊपर औपनिवेशिक जो पावर थी, जो शक्तियां थी, वो रूल करती थी। तो फिर ये वाले जो भावना है राष्ट्रवाद की, वो फिर पनपने लगी धीरे धीरे। अब एशिया की बात हम अलग करते हैं, लेकिन जो जहां से स्टार्टिंग हुई इस चीज की, जहां से स्वतंत्रता की बात हुई, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, ठीक है, इन सब राइट्स की बात हुई, तो ये सारी चीजें यूरोप में भी फेमस थी। तो वहां से निकलकर जब ये आई और तो पूरे यूरोप में फैल गई चीजें। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे यूरोप पर, यूरोप कॉन्टिनेंट पर। तो यूरोप में आपको पता ही है, एक देश नहीं है सिर्फ फ्रांस इटली, ये नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। और जैसे कि आज आप देखते हैं ना यूरोप को, कि जैसा यूरोप आज दिखता है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज हैं, उस तरीके से पहले माहौल नहीं था। पहले वही था, एम्परर वाली बात थी कि एक रूलर है, यानी एक शासक है, उसने जिस भी क्षेत्र को जीत लिया है वो उसके कंट्रोल में आ गया है। फिर अगला किसी और ने उसके ऊपर अटैक करके उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, फिर उसके हिसाब से वो जगह पे लोग रूल बनेगा या फिर जो भी कुछ होगा। तो वही सारी चीज है। अब इस चीज को हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अपना ये चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो ये जो चैप्टर है स्टार्ट होता है एक पिक्चर के साथ। ये एक पेंटिंग है जो कि बनाई है किसने, फ्रेडरिक सोरियो ने, ठीक है। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रेडरिक सोरियो। इन्होंने 4 पेंटिंग बनाई थी। एक पेंटिंग की एक सीरीज थी जिसमें 4 पेंटिंग्स थी, उनमें से ये एक पेंटिंग है। ये जिस चीज को मेंशन करने के लिए मैं बताती हूँ यहाँ पर, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पेंटिंग को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आगे की तरफ कुछ पड़ा हुआ है, आप इस चीज को कुछ देख सकते हैं, ये कुछ टूटा पड़ा हुआ है, ये मुकुट आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुकुट वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं किस चीज की निशानी है, कि जो राजशाही थी, यानी जो मोनार्की थी, राजा का जो शासन था, उसको कहीं ना कहीं हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये इस चीज को बता रहा है। अब वहां पर भी क्या यही तो चीज थी ना, कि हमें संविधान चाहिए, हमें अपने राइट्स चाहिए, क्योंकि वो वही बात हो रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, फ्रांस भी तो यूरोप का एक पार्ट था ना, अब भी है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो उससे कई सारे जो आइडियाज है वो निकल कर आए, और वो जो आइडियाज है वो बाकी पूरे यूरोप में फैल गए, ठीक है। अब अगर हम इस पेंटिंग की बात करें, तो ये पेंटिंग आपकी कौन से टाइम से पहले के उसको बताती है, 1848, ठीक है। तो ये जो कलाकार है जिसका नाम क्या है, फ्रेडरिक सोरियो, उसने 1848 के 4 ये एक सीरीज बनाई थी, कह सकते श्रृंखला बनाई थी पेंटिंग्स की। और इसने अपने अपने पूरे सपनों का एक दृश्य लोक बनाया, कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसने क्या चीज मेंशन करने की कोशिश की है, बोला है कि जो लोग हैं यहाँ पर, ये जो यूरोप के सारी कंट्रीज हैं, सब लोग हैं, ये जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना है पूरा का पूरा। मतलब हमारा जो पूरा यूरोप है, अब वहां पर क्या है, रिपब्लिक है वो, और वहां पर अब डेमोक्रेटिक रूल है, यानी अब वहां पर डेमोक्रेसी राज करती है, वहां कोई राजा राज नहीं करता। और उसके अलावा वहां पर सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत ही खुशहाली है। इस चीज को यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लॉन्ग ट्रेन, यानी यहाँ से लोग की भीड़ चली आ रही है इस तरीके से, और सभी लोग क्या है, यूरोप के ही हैं ये सब लोग। इसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन शामिल हैं। तो इसमें चाहे लेडीज हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, कोई भी उम्र के लोग हो, सभी इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही में यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, कि ये जो
अवशेष पड़े हुए हैं ये बता रहे हैं कि अब जो राजशाही है उसको हमने ध्वस्त कर दिया है और हम किस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, संवैधानिक रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अब डेमोक्रेटिक रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम सब लोग अब खुश हैं। ये है लिबर्टी का स्टैचू मेंशन किया गया है और एक हाथ पे इनमें टॉर्च है और एक हाथ में घोषणा पत्र अधिकारों का घोषणा पत्र यहाँ पर मेंशन है हाथ में। ठीक है, एक हाथ में इसमें टॉर्च है। तो टॉर्च किस लिए है? टॉर्च सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए नहीं है, टॉर्च है ये बताने के लिए कि एनलाइटमेंट की बात हो रही है, यानी ज्ञान फैलाने की बात हो रही है कि अब ज्ञान सब लोग देख सकते हैं, यानी अब क्या है, ज्ञान ही ज्ञान चारों तरफ है। तो ये सब लोग इनके दर्शन के लिए आए हुए हैं, मतलब इस मूर्ति के दर्शन के लिए आए हुए हैं और सब इसके सामने से होकर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है अमेरिका की। ठीक है, इसके सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यूरोप, अमेरिका की और यूरोपियन कुछ देश है उनकी बात की गई है, उनके लोग दिखाए गए हैं जो कि सभी लोग आप देख सकते हैं। और ये एक तरीके से कल्पना दर्शन है, यानी यूटोपियन वर्ड दिखाया गया है। ठीक है, यूटोपिया जो वर्ड है, यूटोपिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा माहौल जो कि कभी भी होना पॉसिबल है ही नहीं, यानी बियॉन्ड रियलिटी, यानी रियलिटी से बहुत दूर। अब इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये चीज दिखाई गई है सौर्य द्वारा कि यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, और सबको फ्रीडम मिली हुई है, सब अपने अपने देश का झंडा लिए हुए हैं और पोशाक पहने हुए हैं, मतलब कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। और यही चीज क्या बता रही है कि हमारा अपना खुद का एक अलग अपना राष्ट्र राज्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कभी कोई हमारे ऊपर रूल कर रहा है, कभी कोई हमारे ऊपर रूल कर रहा है, हमारी अपनी एक खुद की आइडेंटिटी है, ये चीज यहाँ पर शो की जा रही है। तो ये ऐसा होना उस टाइम में, जिस टाइम में पेंटिंग बनी थी, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए इसको बोला गया यूटोपियन, यानी उसका जो विजन था, उसका जो स्वप्न लोक था, वो यही था यूटोपिया, यानी एक ऐसी सिचुएशन जो कि आपको लगता है हो तो सकती ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ये पेंटिंग बनाई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये सब लोग यहाँ से होकर जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, ऊपर से यहाँ पर सेंट्स हैं, एंजल्स हैं, ये सब भी एक आशीर्वाद के तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि ये सब भी बड़े खुश हैं नीचे ये सब चीजें देख करके। यूरोप जो है उसका, अब वो उसमें सब लोग खुश हैं, सब अपनी कंट्री बना के रह रहे हैं, सब लोग अपना राष्ट्र राज्य बनाकर रह रहे हैं। तो ये सब भी आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चीज भी कितनी अच्छे तरीके से दिखाई गई है कि ये सब भी एक तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ भाई, ये जो हो रहा है ना बिल्कुल सही चीज हो रही है और ये बिल्कुल सही चीज है और ऐसे ही चलनी चाहिए। तो ये पेंटिंग के बारे में आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, फ्रेडरिक सौरियो ने, और कहाँ के निवासी थे, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की भावना कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिलती है। चलिए, राष्ट्र क्या होता है? एक वर्ड आप देखेंगे यहाँ पर, रेनन। ठीक है, अर्नेस्ट रेनन, इनके अनुसार समान भाषा, जैसे कि होता है ना कि राष्ट्र क्या होता है, कुछ ने डेफिनेशन दिया राष्ट्र क्या होता है कि एक जैसी भाषा वाले ये जो चीजें होते हैं तो उसको राष्ट्र बोला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। रेनन ने इस चीज को की आलोचना की और अपने हिसाब से बताया क्या होगा कि समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र एक ऐसे उन्होंने इसकी आलोचना की कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर बार यही चीज पॉसिबल हो। एक राष्ट्र क्या होता है? लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का एक चरम बिंदु होता है। यानी एक राष्ट्र को राष्ट्र कहलाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। सिर्फ एक भाषा के लोग रह रहे हैं साथ में तो राष्ट्रवादी भावना नहीं आती। जब वो सभी लोग एक जैसा इतिहास शेयर करेंगे, मतलब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग चाहे वो किसी भाषा के हो, कुछ भी हो, वो सब लोग एक साथ एकजुट होके आएंगे और अपने राइट्स के लिए आगे आएंगे। ठीक है, अपने अधिकारों की बात करेंगे, एक जैसा उनके प्रयास होंगे, एक जैसे उनकी शौर्य गाथाएं होंगी, तो क्या होगा? त्याग की भावना होगी, तब जाकर उनको राष्ट्रवाद तक वो लोग पहुंच पाएंगे। तो एक राष्ट्र इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनता है। उन्होंने जनमत संग्रह जो वर्ड है उसका भी यूज किया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि एक जो राष्ट्र है वो एक बड़ी व्यापक एकता है, यानी उसमें एकता का भाव होना चाहिए और उसका जो अस्तित्व है वो क्या होता है, वो रोज होने वाला क्या है? जनमत संग्रह। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेनन ने कहा है कि जो एक राष्ट्र है उसका अस्तित्व कैसे होगा? उसका अस्तित्व होगा किस चीज में? रोज होने वाला जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब आपको पता ही है कि एक तरीके से प्रत्यक्ष मतदान की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके जरिए क्या होगा कि पूरे जो क्षेत्र है जहां पर सब लोग रह रहे हैं वो क्या करेंगे? किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर हटा देंगे, यानी स्वीकार करेंगे या फिर उसको अस्वीकार कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लोगों की इंपॉर्टेंस हो जाती है। जनमत संग्रह का मतलब है कि लोगों को अधिकार दिया गया है उनसे कुछ पूछने का कि तुम्हें ये चीज मंजूर है कि नहीं है। ठीक है ना, तो एक राष्ट्र सिर्फ एक भाषी लोगों का होने का मतलब नहीं है, एक नस्ल का होने का मतलब नहीं है। उसका मतलब है एक जैसे लोग हो सकते हैं जो कि एक तरीके का इतिहास शेयर करें। ठीक है, और उनके जो त्याग है, प्रयास है, वो सब
उनमें राष्ट्रवादी भावना भरते हैं। अब राष्ट्रवाद जो शब्द है उसको देख लेते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना या फिर लगाव की भावना को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म। ठीक है, जब भी आप इस वक्त भी अगर आप बैठे हुए और आपको कोई अच्छी सी न्यूज मिलती है कि इंडिया ने कहीं पर विक्ट्री हासिल की है या फिर कहीं पर कुछ अवार्ड मिला है, वर्ल्ड लेवल पर कोई अवार्ड मिला है, या फिर हमारे जो लोग हैं वो बाहर जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं बाहर जाकर दूसरे देशों में, तो हमें बहुत गर्व वाली फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा ऐसा प्राउड फील करते हैं अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर। तो वही वाली चीज क्या होती है? राष्ट्रवाद। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे ऊपर रूल करेगा तभी राष्ट्रवादी भावना होगी। राष्ट्रवादी भावना पूरे टाइम तक रह सकती है, हमारे जिंदा होने से हमारी मृत्यु तक हम राष्ट्रवादी भावना को अपने अंदर समेटे होते हैं ना। चलिए अब देख लेते हैं कुछ शब्द इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होने चाहिए। उदारवाद यानी लिबरलिज्म। ठीक है, उदारवाद यानी लिबरलिज्म ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, मूल शब्द लिबर से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी व कानून के समक्ष समानता। देखिए, जब भी आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे मध्यम जो वर्ग था उसका इंपॉर्टेंट रोल था काफी ज्यादा, क्योंकि वो वर्ग था जो कि एजुकेशन जिसके पास आ चुकी थी, जो कि अब अवेयर हो चुका था चीजों से, तो इन सब चीजों की वजह से उससे सोचना शुरू किया और ये चीज डिसाइड की कि हमारे पास भी कुछ ना कुछ राइट्स होने चाहिए, हमारे पास भी इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, निरंकुशवाद का मतलब क्या कहेंगे हम? एब्सोल्यूटिज्म भी इसको बोला जाता है। क्या? एब्सोल्यूटिज्म। इसका मतलब होता है एक ऐसी सरकार या फिर शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई अंकुश नहीं होता। जैसे मोनार्की जो बोलते हैं, राजा रानी जो रूल हो जाता है, उसमें क्या होता है कि राजा को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, प्रॉपर जो भी राइट होता है वो सारे के सारे राइट्स राजा के पास ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जनमत संग्रह, जो मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को या तो स्वीकार या फिर अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रोल हो जाता है वहां के लोगों का। यूटोपिया कल्पना आदर्श, ये मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी देख लेते हैं एक बार। एक ऐसे समाज की कल्पना जो कि इतना आदर्श है, यानी इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, जो कि साकार होना ही असंभव है। यानी मैं किसी व्यक्ति के बारे में, मैं किसी इंसान के बारे में बोल दूं कि एक इंसान इतना अच्छा है कि हमेशा मुस्कुरा के बात करता है, उसे कभी गुस्सा ही नहीं आता है, ठीक है, कभी किसी से लड़ाई नहीं होती है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा इंसान आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो ऐसी बात होगी कि कल्पना वाली बात होगी कि ऐसा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। स्वार्थी नहीं हो और बहुत खुश हो, औरों के लिए सोचता हो, तो ऐसा इंसान मिलना ही मुश्किल है। तो उसको बोलेंगे मैं कल्पना वाली बात तुमने कर दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रूमानीवाद शब्द, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है। एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो कि एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं आगे, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम क्यों आता है यहाँ पर, क्योंकि यूरोप में अगर सबसे पहले डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन की बात की जाए, फिर एक्सपेरिमेंट बोल दिया जाए डेमोक्रेसी का, तो वो कहाँ पर? फ्रांस की क्रांति के बाद ही तो हुआ था, जब लोगों को राइट्स की बात की गई थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इसमें राष्ट्रवादी भावना है, ये जो अभिव्यक्ति है राष्ट्रवादी भावना की, ये सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। तो इस रेवोल्यूशन से ही लोगों के पास तक पहुंची राष्ट्रवाद की भावना, यानी नेशनलिज्म की भावना। ठीक है, दूसरी बात यहाँ आ जाती है कि लोग जो थे वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचने लगे थे, अपनी पहचान के बारे में सोचने लगे थे। तो जब वो अपनी पहचान के बारे में सोचते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमारी पहचान छिन ना जाए हमसे, हम किसी और के कंट्रोल में ना रह जाए, तो फिर लोग फिर अपने आप में क्या होने लगते हैं? अवेयर होने लगते हैं। वही वाली बात यहाँ पर हुई थी। ठीक है, एक चीज और है, आपने देखा होगा कि जो निरंकुश राजा था फ्रांस में, उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और फाइनली लोगों ने फिर उसको हटा दिया गया था और वहां पर संवैधानिक बदलाव हुए थे, यानी संवैधानिक शासन की मंजूरी हुई थी और फ्रांस के जो नागरिक थे उनको राइट दे दिए गए थे, यानी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे राइट्स, और बोल दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि लोगों के ऊपर पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर अब लोगों के पास ही होगी, और जो राष्ट्र का गठन है, इसका जो निर्माण है, वो भी अब लोगों के हिसाब से ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा होगा निरंकुश राजा वाली बात। दूसरी, ला पैट्री एंड ले सिटोइन, इनका क्या मतलब होता है? ला पैट्री का मतलब क्या होता है? पितृभूमि। ठीक है, और ले सिटोइन का मतलब होता है वहां के नागरिक। तो ये वाली जो ये वाली जो भावना थी, ये लोगों में काफी ज्यादा आ चुकी थी, यानी एक पूरी तरीके से अपनी पहचान वाली भावना लोगों के अंदर अब आ चुकी थी, लोग संविधान की भी बात करने लगे थे। अब अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपने
स्टेट जनरल के बारे में सुना होगा इसमें, ठीक है। स्टेट जनरल, इसका जो नाम है बदल दिया गया था, उसकी जगह अब किसने ले ली थी, नेशनल असेंबली ने, ठीक है। तो ये बड़ा बदलाव आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि स्टेट जनरल की जगह पे अब नेशनल असेंबली इंपॉर्टेंट हो गई थी और उसके हिसाब से अब आगे काम होना था। देखिए जो आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था उसके ऊपर जो शुल्क था वो भी अब क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। यानी लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसके बारे में सोचा गया, सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की गई। इसके अलावा नाप तोल करने की या फिर कह सकते हैं कि भार और नापने की जो व्यवस्था होती है वो भी लागू की गई, समान व्यवस्था लागू की गई, हर एक जगह पर एक ही जैसा नापने और तोलने की पद्धति। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपोलियन की। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बात ये करूंगी यहाँ पर कि फ्रांस के बाद जो निरंकुश शासक थे अब तो वो चले गए थे, तो बात यहाँ पर ये हुई थी कि अब क्या होगा। तो जोकोबिन जो क्लब थे उनका इंपॉर्टेंट रोल बढ़ गया था, ये आपको पता ही है, उनकी स्थापना होनी शुरू हो चुकी थी और इनका जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने क्या बोला कि जो राजा रानी वाला जो रूल है वो खत्म हो गया है, राजा की जो पावर्स है वो कम हो गई है। तो वहां पे जो सत्ता में आए लोग उन्होंने बोला कि हम पूरे यूरोप को भी, जैसे हमारे यहाँ पे आजादी मिली है ना फ्रांस के लोगों को, ऐसे ही पूरे यूरोप को ही आजाद करा के छोड़ेंगे और पूरे यूरोप में लोगों को जो भी तकलीफ, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी हम स्वतंत्रता दिलाकर छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें लेकर जो फ्रेंच जो आर्मीज थी वो आगे बढ़ने लगी थी और लोगों ने उनका वेलकम भी किया, ठीक है। तो फ्रांस में अगर राजतंत्र की बात आए तो फ्रांस में राजतंत्र वापस किसके साथ आया, नेपोलियन के साथ, ठीक है। फ्रांस में नेपोलियन के साथ, नेपोलियन एक राजा था जो कि बहुत ही ज्यादा इस तरीके से था कि मैं पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूँ। तो नेपोलियन ने 1804 की जो इसकी संहिता इसने लाई थी, नेपोलियन की संहिता भी इसको कहा जाता है या फिर 1804 की नागरिक संहिता भी इसको कहा जाता है। तो इसके आने के बाद काफी सारे चेंजेस हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस देखने को मिले। हालांकि इसने जो लोकतंत्र है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, राजतंत्र को नेपोलियन ले आया था, प्रजातंत्र जो है उसको तो पूरे तरीके से इसने खत्म ही कर दिया था। लेकिन लोगों को जब दिखने लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ज्यादा सुधार किया है इसने, नेपोलियन ने, तो लोग इसकी तरफ फिर अट्रैक्ट होने लगे, इसके रूल की तरफ, कि ठीक है रूल सही है। तो जो और भी थे डच, अगर हम डच की बात करें, स्विट्जरलैंड, इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो वहां पर भी नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी पॉलिसीज थी उनको ठीक तरीके से लागू करने की कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात ये थी नेपोलियन की, उसने सामंती जो व्यवस्था है वो खत्म कर दी थी। इसके अलावा मतलब 1804 का जो कोड था उसके तहत ये सब चीजें हुई थी, सामंती व्यवस्था खत्म हो गई थी। इसके अलावा जो भू दासत्व है ये भी समाप्त कर दिया गया था कुछ एक शुल्क है वो भी समाप्त कर दिए गए थे। तो इस तरीके की चीजें भी इसने काफी की थी, ठीक है ना। अभी पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ, ये क्या है, ये आपको कैलेंडर की तरह कुछ नजर आ रहा होगा जिसके अंदर यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये भी एक बिल्डिंग है। तो ये जो एक बिल्डिंग है ये है एक जर्मन कैलेंडर या पंचांग भी जिसको बोल सकते हैं, तिथि पत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जर्मन वाला है और यहाँ पर ये है और इसको इस तरीके से शो करने की कोशिश की गई है कि जैसे फ्रांस का जो किला था, बास्टिल का जो किला था वो ध्वस्त कर दिया गया था, इसी तरीके से कुछ जो जर्मन का किला है, जर्मन राजाओं का जो एक तरीके से कह सकते हैं सिंबल है उनकी तानाशाही का या फिर उनके राजतंत्र का, उसको सिंबलाइज किया गया और बोला गया कि ये भी एक दिन इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, लोगों की आजादी उनको मिल जाएगी। तो ये किसने बनाया है पंचांग, ये है पत्रकार रेबमान, ठीक है, एंड्रियस रेबमान, ठीक है। और ये कब डिजाइन किया गया था, ये 1798 में। तो इस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर ध्वस्त कुछ बास्तील की तरह दिखाया गया है ये, और लोग हैं यहाँ पर ये इसको तोड़ रहे हैं किले को। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आपने देखा था वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जर्मनी में भी जल्दी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्रांस क्योंकि ये पूरे यूरोप की कहानी है, ये सिर्फ किसी एक कंट्री की कहानी नहीं है, यहाँ पर पूरे यूरोप की कहानी हम मेंशन करेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे इटली की, जर्मनी की, इसके अलावा ब्रिटेन की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाम किसका बार बार देखने में आएगा, फ्रांस का नाम बार बार देखने के लिए आया, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांस में सबसे पहले ये सब चीजें हुई थी, तो इसी से ही आइडिया लेकर के ये सब लोग आगे बढ़े थे, ठीक है। राइनलैंड का तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे राइनलैंड का डाकिया, ये कौन था, नेपोलियन। जो सिविल कोड था 1804 का, उसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इसको कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है। तो राइनलैंड का डाकिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1813 में, ठीक है, इसको याद रखिए, लाइप्सिग
ठीक है, ये वहां से आते हुए क्या एक पूरा का पूरा एक पिक्चर थी जिसमें कि क्या नेपोलियन को दिखाया गया है कि ना बैग में से लेटर्स गिर रहे हैं, तो ये लेटर्स वो लेटर्स है जो कि वो जगह खो दी थी, क्योंकि जो युद्ध हुआ था ना यहाँ पर, तो उस लाइप्जिग की लड़ाई में ही हार गया था नेपोलियन। कब हुआ था? और ये युद्ध 1813 में, मैंने बताई थी आपको, 1813 में लाइप्जिग जो है इसमें हार गया था नेपोलियन। तो यहाँ से जब ये वापस लौट रहा था अपने घर, फ्रांस वापस लौट रहा था, तो उसमें डाकिये के रूप में इसको मेंशन किया गया है कि ये उन सब क्षेत्रों को खोता चला जा रहा है जो कि इसके कंट्रोल में थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसमें क्या चीज है? ये काफी सारे एरियाज हैं जो कि आप देख रहे हैं। पहले ग्रेट ब्रिटेन है, वेल्स है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, इसके अलावा नेदरलैंड्स है, फ्रांस है, स्पेन, ये सब। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर है। तो हर जगह का क्या था, अपना अलग अलग भाषाएं थी और उस हिसाब से राजा भी वहां पर रूल करते थे, तो अलग अलग माहौल था। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको बिल्कुल इनको याद करना ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है, भूलना है ही नहीं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। 1797 नेपोलियन इन्वेट्स इटली में कब एंटर किया था इसने, नेपोलियन ने, कब? 1797 में। और यहाँ पे नेपोलियन के वॉर्स शुरू हो गए थे 1814 से 1815 की अगर बात करें तो नेपोलियन का क्या फॉल ऑफ नेपोलियन शुरू हो गया था, और इसमें वियना पीस सेटलमेंट भी हुआ था 1815 में। ठीक है, ये भी आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल हुआ था इंडिपेंडेंस का स्टार्ट। ठीक है, 1848 में, क्योंकि हम यहाँ पे यूरोप की बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जहां पर स्ट्रगल्स हुए थे कुछ भी, तो वो मेंशन यहाँ पर किए गए हैं। 1848 में रेवोल्यूशंस हुए थे यूरोप में, जिसमें कि आर्टिशियंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीजेंट्स एंड रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, यहाँ पर बात की जा रही है। इन्होंने भी रिवोल्ट शुरू कर दिए थे इन सब लोगों ने, और जो मिडिल क्लास है वो इमर्ज होने लगी थी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगी थी, वो भी कि ये बार जो गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पर 1859 से 1870 की अगर बात करें तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें तो ये 1866 से 1871 के बीच हुआ। 1905 में 1905 में स्लाव नेशनलिज्म गैदर्स, ठीक है, फोर्ट्स इन हैब्सबर्ग एंड ओटोमन। मध्यम वर्ग में यूरोपीय समाज की अगर हम संरचना की बात करें तो मध्यम वर्ग काफी ज्यादा अब फ्लरिश होने लगा था, और यहाँ पर दो तरीके से लोग विभाजित थे, जैसे कि उच्च वर्ग थे, कुलीन वर्ग, जैसे जिनकी जनसंख्या कम थी और वर्चस्व जमाने वाले थे, इनके पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी थी। निम्न वर्ग यानी कृषक वर्ग था, और ये जमीनहीन, यानी या तो इनके पास जमीन थी या फिर बहुत ही थोड़ी थी या फिर किराए पर थी। किसी प्रकार के अधिकार इनको नहीं दिए जाते थे। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पर देखने को मिली। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मध्यम वर्ग जो है उसका उदय हुआ, और अलग अलग जगहों पर मध्यम वर्ग का उदय होने का बिल्कुल अलग अलग तरीका था। ठीक है ना। तो उदारवादी राष्ट्रवादी, यानी राष्ट्रवाद तो है लेकिन उसके उसमें कहीं ना कहीं किस चीज का एक एग्जांपल देखने को मिलता है, उदारवाद का। उदारवाद लिबर वर्ड से बना है, आपको पता ही है, जिसका मतलब क्या होता है? आजाद। तो जहां भी कहीं फ्रीडम देने की बात आती है वहां पर उदारवादी विचारधाराएं सामने आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस क्या करते थे उदारवादी। सफरेज की अगर बात करें तो सफरेज का मतलब होता है पूरे तरीके से मत का अधिकार मिल जाना, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो। आपको पता ही है फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में कुछ टाइम के लिए सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी होल्डर्स थे मेल, उनको अधिकार दिया गया था। ठीक है, राइट टू वोट। लेकिन कुछ टाइम बाद जब सरकारी परिवर्तन आया तो कुछ टाइम के लिए मेल जितने भी थे, चाहे वो प्रॉपर्टी होल्डर्स हो या फिर प्रॉपर्टी उनके पास नहीं हो, सभी को राइट टू वोट दे दिया गया था। और यही बात यहाँ पर रखी गई थी सामने कि फीमेल जो है उनको भी राइट टू वोट दिया जाना चाहिए। कुछ टाइम के लिए सबको राइट टू वोट दे दिया गया था, लेकिन वही वाली बात है ना, चीजें बदलती रहती हैं। जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने क्या किया, ये जो अधिकार है ना इसको सीमित कर दिया। उसने जो प्रॉपर्टी है ना उसको फिर से काफी इंपॉर्टेंस दे दी, और दोबारा से जो महिलाएं हैं ना उनको अवयस्क का दर्जा दे दिया, यानी अब वो राइट टू वोट में इंक्लूड नहीं हो सकती हैं। और उनको पूरे तरीके से क्या बोल दिया गया कि उनको जो भी ओपिनियन लेने का जो राइट है वो पिता और पति के ऊपर उनको भेज दिया गया, यानी बिफोर मैरिज वो क्या रहेंगे, पिता की डिपेंडेंसी रहेगी, और पिता के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी लेडीज की, और फिर शादी के बाद पति से सारे डिसीजन जो भी चीज है वो उस पर डिपेंडेंसी उसकी हो जाएगी। तो यही है कि फ्रांस में स्टार्टिंग में सिर्फ मेल को राइट मिला, फिर कुछ टाइम बाद जब खूब सारे उदारवादियों वाली बात आई, लोकतंत्र की बात आई, तो सभी को राइट टू वोट मिला, और फिर नेपोलियन ने इस चीज को, इस अधिकार को सीमित कर दिया और महिलाओं को वहां से बिल्कुल ही हटा दिया गया, और प्रॉपर्टी जो है उसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर बढ़ा दिया गया। ठीक है, और ये सब चीज किसमें हुई थी, जो नेपोलियन की 1804 की संहिता आई थी ना, नेपोलियन कोड, उसमें सब चीजें मेंशन करी गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ आगे, अगर यूरोप की बात करें तो
लोग यही तो चाहते थे ना कि जो महिलाएं हैं उनको, महिलाएं जो है उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने भी विरोध किया। ठीक है, काफी टाइम बाद जाकर महिलाओं को राइट टू वोट मिला है पूरे तरीके से, और इसी को कहा गया था सफरेज मूवमेंट। जब सभी को राइट टू वोट मिल गया था, सफरेज मूवमेंट के बाद सभी को राइट टू वोट दे दिया गया था। ठीक है, अब यूरोप में दूसरी बात आती है बाजार की, यानी मार्केट की। ये तो हो गया राइट से रिलेटेड, यानी अधिकार से रिलेटेड। जब अधिकारों में फ्लेक्सिबिलिटी आई और सभी को अधिकार मिले, इसका मतलब उदारवादी राष्ट्रवादी भावना है। और जब बाजार में उदारवादी चेंजेस देखने को मिले, तो इसका मतलब सभी ये चाहते हैं कि हम सभी लोग पैसा कमाएं अच्छे तरीके से और बिना किसी रुकावट के। तो यही सिचुएशन थी उदारवादी राष्ट्रवाद के फैलने की, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, 19th सेंचुरी के दौरान स्टार्टिंग के टाइम में क्या था कि अलग अलग जो जगह थी वहां पर छोटी छोटी यूनिट में बटे हुए थे, और नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक क्या बना दिया था, महासंघ बना दिया गया था, जिसमें अलग अलग जगह पे जाएंगे तो वहां पे उनको अलग अलग करेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी हर किसी की अपनी अलग अलग मुद्रा होगी। हैम्सबर्ग की बात करें तो वहां जो सामान बेचने जाएगा ना आदमी, उसको कुछ और सामान मिलेगा, मतलब वो मिलेगा, टैक्स भी वो अलग तरीके से पे करना पड़ेगा, और हर किसी ने सीमा शुल्क भी बहुत ज्यादा लगा रखे थे। तो यही तो चाहते थे ना उदारवादी, कि जो सीमा शुल्क है उसको, जो टैक्स है उसको कम कर दिया जाए, है ना, वो सब यही चाहते थे। तभी तो उदारवादी जो विचारधारा है उसके आने की बात होगी। नेपोलियन ने क्या किया आगे, अच्छा एक और चीज है यहाँ पर जो ये एलए लिखा हुआ है, ये क्या था, इसका मतलब है हर एक क्षेत्र में, जैसे मैंने बोला ना, अलग अलग जो क्षेत्र है 39 स्टेट्स का, उन्होंने एक महासंघ बनाया। फिर बोला जा रहा है अलग अलग मुद्रा थी, और हर जगह नाप तोल करने की भी एक अलग ही इकाई थी। मतलब एक क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर नाप तोल करने का अलग तरीका है, ये पूरा स्टेट है, दूसरे में जाएंगे तो वहां अलग है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुआ करती थी। सपोज कोई 1 किलो सामान यहाँ पर कितने 100 रुपए का है, सपोज ऐसे ही, तो वही सामान 1 किलो सामान कहीं पर 110 रुपए का भी मिल सकता है, क्योंकि वहां की करेंसी 110 रुपए की उस सामान को बेचेगी, खरीदेगी या बेचेगी, और वहां पर उस करेंसी का 100 रुपए प्राइस बन रहा है। समझ गए ना आप, तो अलग अलग तरीके से करेंसी। तो ये एलए जो है, ये एलए भी एक तरीके की कपड़ा नापने का ही एक पैमाना था। ठीक है, कपड़ा नापने का एक पैमाना था एक जगह पर। तो यही वाली चीज है, और इसके भी हिसाब किताब था। एक क्षेत्र में जो लंबाई है कपड़े की, वो कुछ और दिखा रहा है, दूसरे क्षेत्र में एंटर किया और वहां पर उस कपड़े को नापा, तो उसका जो मेजरमेंट है वो अलग तरीके से था। ठीक है ना, वही वाली चीज है। तो काफी ज्यादा जो बाजार में, मार्केट में जो व्यापारी थे, उनको प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो रही थी। अब क्या बात हुई, 1834 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रशा की पहल पर एक ऑर्गेनाइजेशन ही कह सकते हैं इसको, एक संघ बनाया गया। ठीक है, और उसका नाम क्या था, जोल्वे राइन। क्या था, जोल्वे राइन। ये एक संघ था, और इसको अगर प्रॉपर बोले तो शुल्क संघ था, और इसमें ज्यादातर कौन से, जर्मन ही शामिल थे, यानी जर्मन राज्य ही इसमें ज्यादातर शामिल थे। ठीक है, और इससे इन सारे शुल्कों को, जो अवरोध है, इनको खत्म कर दिया गया। एक ऐसी व्यवस्था, इंटीग्रेटेड व्यवस्था चाहते थे वहां पर सब लोग, कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि सबको जो टैक्स वाला सिस्टम है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर पे करना पड़ता है, ये खत्म हो जाए। तो जोल्वेराइन एक ऐसा जर्मन राष्ट्र द्वारा बनाया गया एक संघ था, जोल्वेराइन। ये एग्जाम में पूछा जाता है जोल्वेराइन क्या है, और आपको अजीब अजीब से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एक तरीके का शुल्क संघ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा, जैसे कि हमने अभी बात की थी, उदारवादी विचारधारा में फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, फ्रीडम की, लिबर्टी की बात होती है, लेकिन रूढ़िवादी जो होते हैं वो ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करने बिलीव करते हैं, यानी पारंपरिक जो चीजें हैं उनकी तरफ बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है सोसाइटी में। जो भी राजतंत्र को इन्होंने उचित ठहराया, अच्छा बोला। इसके अलावा जो सोशल स्ट्रक्चर है, ऊंच नीच का जो स्ट्रक्चर है, उसको भी उन्होंने बिल्कुल सही बताया। इसके अलावा संपत्ति को लेकर भी इनके पुराने ही ख्याल थे, परिवार को लेकर भी पुराने ख्याल थे। तो ये पुरानी चीजों को जल्दी से छोड़ते नहीं है रूढ़िवादी विचारधारा के लोग। और उदारवादी इसीलिए इनका कॉन्फ्लिक्ट दूसरे विचारधारा वाले लोगों से चलता रहता है। लेकिन जब नेपोलियन आया, उसने कुछ चेंजेस किए, तो फिर इनको थोड़ा सा समझ में आया। लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत ही क्रमिक चेंजेस चाहते थे किसी भी चीज में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर हो, लेकिन उन्हें कभी पूरी तरीके से चेंज करने की बात नहीं कही गई। अब हम बात करते हैं 1815 में हुए एक वियना संधि के बारे में कि क्या चीज थी। तो 1815 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये है ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये सारी ही क्या है, यूरोपियन कंट्रीज है। इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया।
क्या किया इन्होंने, इन सभी ने मिलकर नेपोलियन को हराया। अब जब हरा दिया तो उसके बाद फिर होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो हारा हुआ इंसान है या हारी हुई जो कंट्री है उससे उसके कुछ प्रदेश छीन लिए जाते हैं या फिर उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर होनी थी। अब इस चीज को होने के लिए उनको कहाँ पर एक मीटिंग होनी थी, तो ये मीटिंग ही बोली जाती है 1815 की वियना संधि। ठीक है, तो ये सब लोग कहाँ इकट्ठे हुए थे, जो कांग्रेस हुई थी ये सम्मेलन में आपको ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था कौन, ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक। तो मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी, किसकी, वियना संधि की। वियना संधि हुई थी। ठीक है ना, ये जगह का नाम है वियना। तो इसमें क्या चीज हुई थी, क्योंकि नेपोलियन की हार हुई थी तो नेपोलियन, ये जो ट्रीटी हुई थी वियना की ट्रीटी, इसमें मेनली ये चीज बोली गई थी कि नेपोलियन ने जो जो भी चेंजेस किए हैं, जो जो भी बदलाव किए हैं हर जगह, उन सबको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कि उसने अपने आप को बहाल कर लिया था फ्रांस में, उसकी जगह पे फिर से बुर्बो राजवंश जो था उसको ला दिया गया, यानी बुर्बो राजवंश जो है फिर से वापस आ गया था। ठीक है, फिर से सत्ता में आ गया था। इसके अलावा फ्रांस के कुछ एरियाज जो थे वो भी उससे वापस ले लिए गए। किसने, इन सब जो विक्ट्री हुई थी, जिनकी जो जीते थे ये जब जो राज्य जीते थे, इन्होंने मिलकर नेपोलियन से उसकी जो जगह थी, फ्रांस के कुछ इलाके थे, उनको अपने कब्जे में भी ले लिया था और काफी सारी चीजें उन्होंने चेंज कर दी थी। बस कुछ एक चीज छोड़ दी थी, बाकी सारी चीजें उन्होंने बदलाव काफी हद तक कर दिए थे। ठीक है ना, और क्या चीज नहीं बदली थी, उसने जो 39 स्टेट्स का जो महासंघ बनाया था ना, उसको उन्होंने ऐसा कैसा ही रहने दिया, उसको उन्होंने चेंज नहीं किया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वियना संधि जो हुई थी उसके बाद फिर ये वियना संधि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कब हुई थी और ये किसने इनको हराया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे था। वैसे हमने बात कर ली है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, फिर 1804 में नागरिक संहिता थी। नेपोलियन की कोड, नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं इसको। वियना संधि 1815 में हुई। उसके बाद उदारवादियों की क्रांति हुई 1848 में। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण 66 से 1871 के बीच में, और इटली का एकीकरण हुआ 1859 से 1871 के बीच में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रांतिकारी, यानी क्रांतिकारी जो थे। अब कोई भी जब रेवोल्यूशन होगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, एक रेवोल्यूशनरी कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्रांतिकारी एक्टिविटीज हुई। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी थे यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले नाम आता है इंपॉर्टेंट, वो है ज्यूसेप्पे मैज़नी। ठीक है, अब ज्यूसेप्पे मैज़नी है, ये कहाँ से था भाई, ये था इटली से। कौन सी कंट्री से, इटली से। जन्म कब हुआ था, 1807 में। कहाँ पे, जेनेवा में। ठीक है, और एक ग्रुप था कार्बोनारी गुप्त संगठन। ठीक है, उसका ये मेंबर भी था, यानी उसका सदस्य भी था। और काफी सारी इसके साथ चीजें हुई थी, जैसे कि 24 साल की उम्र में ही इसको क्रांति इसने की थी। लिगुरिया में इसने क्रांति की थी, जिसकी वजह से इसको वहां से हटकर जाना पड़ा था। तो बहुत सारी चीजें हुई थी। ये एक क्रांतिकारी ऐसे थे कि उन्होंने ठान ही लिया था कि मैं कुछ तो करके रहूंगा, कुछ बड़ा तो करके रहूंगा। एक और चीज है, मार्सेई में इन्होंने यंग इटली जैसे एक इसी तरीके ग्रुप बनाया। और दूसरा था ये बर्न में यंग यूरोप नाम से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैच करने के लिए पूछा सकता है। मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नाम से इन्होंने क्या किया, संगठनों की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये सब चीजें आपको पता चली गई है। ये एक कह सकते एक स्टेटमेंट है। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे भयानक दुश्मन कौन है, ज्यूसेप्पे मैज़नी। अब ये वाली बात किसने बोली, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने। मैंने अभी तो बताया ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन, मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक। तो मेटरनिक ने बोला कि ये जो है ना ज्यूसेप्पे मैज़नी, जो इटली का क्रांतिकारी है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे भयानक दुश्मन है।
तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसकी थी, तो ये थी मेटरनिक की। क्योंकि भाई क्या बात है, मेज़िनी जो है किस चीज का विरोधी था, राजतंत्र का। और किस चीज के बारे में इसने बात की थी, उदारवादी व्यवस्था की इसने बात की थी। उदारवादी व्यवस्था यानी एक तरीके से कह सकते हैं प्रजातंत्र की या फिर लोकतंत्र की बात करता था ये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग का मतलब है कि जैसे यूरोप में काफी सारी विचारधाराएं देखने को मिल रही थी, जैसे रूढ़िवादी विचारधारा थी, वो भी कभी ना कभी अपनी जो ताकत है उसको दिखाती ही रहती थी। तो सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे, चाहे वो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा हो या फिर रूढ़िवादी हो। इसी हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा कि फ्रांस की बात हो, इटली की, ब्रिटेन, यूनान, जर्मनी, कहीं की भी बात हो, वहां पर अलग अलग तरीके से क्रांतियां देखने को मिली। कौन सी क्रांति कहाँ पर हुई थी ये भी हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो विद्रोह है वो तो फ्रांस में ही आपको देखने को मिला 1830 में, जुलाई में, ठीक है। ये तो सबसे पहले यहाँ पर क्रांति देखने को मिली। और उसके बाद आपको पता ही है कि पूरे तरीके से संवैधानिक जो राजतंत्र है उसको हटा ही दिया गया था, उदारवादी व्यवस्था वहां पर आई गई थी। और इसमें मेन कौन था, लुई फिलिप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, और ये स्टेटमेंट किसने दी है, मेटरनिक ने, कि जब, क्योंकि फ्रांस पढ़ रहे हैं हम तो फ्रांस के बारे में है, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी हो जाती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है किसकी, मेटरनिक ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप जो है उसको सर्दी हो जाती है। ये किसने बोला है, ये बोला है मेटरनिक ने, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटेन की, ठीक है। यहां पर बात होती है ब्रसेल्स की, यूके की, नीदरलैंड की अलग हो गए थे। ये चीज हुई क्रांति की वजह से ही। इसके अलावा यूनान की भी बात होगी। यूनान का भी क्या है, स्वतंत्रता संग्राम है अपना अलग ही। यहाँ पे भी जो राष्ट्रीय भावनाएं थी लोगों की, वो भी अब बढ़ चढ़ के इस चीज में भाग ले रहे थे, ठीक है ना। तो इनका आजादी के लिए संघर्ष जो था वो 1821 से शुरू हो चुका था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनका जो यूनान का संघर्ष था इस चीज के लिए, तो ये कब से शुरू हुआ था, 1821 से, ठीक है। आजादी के लिए जो उनका संघर्ष था वो 1821 से इनका शुरू हो गया था। यहाँ तक कि राष्ट्रवादी जो थे उनको देश से निकाल भी दिया जाता था, वही वाली बात है, ठीक है। क्योंकि वो यूनानी संस्कृति को बचा के रखना चाहते थे और उससे बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए थे, और इस चीज से रिलेटेड ही उनकी मतलब सभ्यता कुछ अलग ही तरीके की हो गई थी। वो अपने कल्चर को बिल्कुल भी हटाना नहीं चाहते थे, ठीक है ना। आ जाइए, तो इसी चीज को लेकर 1832 में कुस्तुनतुनिया का समझौता हुआ था, ठीक है। और फाइनली जो यूरोप है, यूनान है, उसको क्या मिल गया था, स्वतंत्रता मिल गई थी, ठीक है। किससे स्वतंत्रता मिल गई थी उसको, एक मुस्लिम साम्राज्य की अगर हम बात करें तो उससे उसको स्वतंत्रता मिल गई थी, ठीक है। तो आपको ये दो डेट्स याद रखने, 1821 यूनान। तो क्रांतियों का युग में आगे हम बात करेंगे। ये जो टाइम था पूरा का पूरा 1830 से 1848 के बीच का समय था। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि क्रांतियों का युग यूरोप की स्पेशली बात की जाए तो 1830 से 1848 का ही पूरा का पूरा टाइम पीरियड था। फिर हम बात करेंगे, एक और आपको टर्म है जो याद रखनी है, वो है आपका रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। यानी रोमानी राष्ट्रीय भावना क्या थी कि ये कुछ अलग ही तरीके की संस्कृति थी, कल्चर था। यहाँ पे मैं इस कंट्री को नहीं बोल रही हूँ, ये अलग है, अलग ही तरीके की संस्कृति जिसमें कि अंतर्दृष्टि की बात होते थे, यानी इनसाइट की ये लोग बात करते थे, ठीक है। कि हमें किस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, विज्ञान के ऊपर, तर्क वितर्क के ऊपर नहीं, इसकी जगह पे इमोशंस जो है, भावना जो है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो अतीत है, उसको रिलेट करके रखना है, उसको कहीं भी खोना नहीं है। तो इसी चीज को लेकर एक जर्मन दार्शनिक थे, योहान गॉटफ्रीड नाम से, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है रोमानी चिंतक, ठीक है। तो इन्होंने पूरी तरीके से बात की जर्मन संस्कृति की, कि जो जर्मन संस्कृति है वो कैसी है, वो बहुत ही अच्छी संस्कृति है हमारी, और उसको हम खोने बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। और इन्होंने यहाँ के जो लोग हैं, यानी यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग, उनको क्या बोला है, दास वॉल्क,
दास वॉल्क, आम लोगों को बोला यहाँ के दास वॉल्क, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी जो सच्ची जर्मन संस्कृति है वो किस में है, वो हम आम लोगों में, दास वॉल्क के अंदर है। और इसीलिए यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने जो लोक नृत्य है, लोकगीत है, ये इन सब चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया और बोला कि हमें कहीं भी अपनी संस्कृति को जाने नहीं देना है, ना ही अपनी भाषा को कहीं जाने देना है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। पोलैंड की अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यही सिचुएशन कहीं ना कहीं पोलैंड में भी हुई। पोलैंड का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इनकी संस्कृति जो थी उसको छीनने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उसको टुकड़े होने नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ पर किसने रूल किया था पोलैंड पर? रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी पावर्स है उसने पोलैंड के टुकड़े कर दिए थे एक तरीके से, और वो अब जो पोलैंड था वो एक इंटीग्रेटेड वो ना होके टूट गया था, और वहां की भाषा को भी पूरी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से वहां के लोगों ने अपने, चाहे वो लोक नृत्य हो, किसी न किसी तरीके से बचाकर रखा और फाइनली बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। यहाँ तक कि जो चर्च थे वहां पे लोगों को बोला गया अपनी लैंग्वेज छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी अपनी जो पॉलिश लैंग्वेज है उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं, ठीक है, यानी इस भाषा को जाने नहीं दिया। भाषा इतना बड़ा फैक्टर बन गई थी पोलैंड में कि यहाँ से लोगों को मार भी डाला गया था। चर्च में जो सेंट से, जो पादरी थे, उनको बोला जाता था कि तुम यहाँ पर पॉलिश भाषा का यूज नहीं करोगे, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनको मार भी दिया गया, बहुत सारे बिशप को जेल में भी डाल दिया गया था, लेकिन फाइनली जो है सिचुएशन कंट्रोल में आई और मतलब सब कुछ वहां पर ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, इसको पहले इरेज कर देते हैं, जर्मनी के बारे में, इटली के बारे में और ब्रिटेन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ग्रिम बंधु, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है ग्रिम बंधु से, तो इसका है पूरा जैकब ग्रिम, एक का नाम है और दूसरे का क्या नाम है? विल्हेल्म ग्रिम, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? 1785 में, और इसका हुआ था 1786 में। कहां पर हुआ था? जर्मनी में, ठीक है। और कौन से शहर में? हनाउ शहर में, ठीक है। अब बात आती है क्या है, इन्होंने लॉज की पढ़ाई की थी, लॉ की पढ़ाई की थी, मतलब कानून की इन्होंने पढ़ाई करी थी। और ये क्या, इनका मेन काम क्या था? लोक कथाएं सुनाने का। तो ये लोक कथा सुनाने के लिए इधर से उधर घूमा करते थे, तो वही बार इनको एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा हो गया था और अपने कल्चर के बारे में बात किया करते थे, संस्कृति के बारे में बात किया करते थे, सबको बताया करते थे, चीजें सुनाया करते थे, लोक कथाएं, कहानियां सुनाया करते थे, ठीक है। और इन्होंने किस चीज की बात की थी? प्रेस की स्वतंत्रता की बात की थी इन्होंने, यानी जो न्यूज पेपर वगैरह हैं उनको पूरी की पूरी आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है। और पूरे तरीके से उदारवादियों के बात करते थे कि उदारवादी जो विचारधारा है वो काफी सही है, ये तो आपको पता ही है ना, इनका नाम मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मेन इनका जो मुद्दा था वो ये था कि फ्रांस के बारे में बात करते थे कि फ्रांस जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? जर्मनी को, जबकि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब उसने कहा कि फ्रांस जो है उसको जर्मनी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसने कहा था कि फ्रांस हमारे लिए खतरा है। इन ग्रिम बंधुओं ने ही बोला था कि फ्रांस जो है वो जर्मनी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? हमें जो अपनी जो भावनाएं, हमें जो अपने इमोशंस है अपने कंट्री के साथ प्रॉपर तरीके से रखने चाहिए। और इसके लिए इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल किसका बताया? लोक कथाओं का, ठीक है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि ग्रिम बंधुओं का काम क्या था। ये लोग क्या थे? इन्होंने कानून की पढ़ाई की हुई थी, लेकिन अपने शौक के तौर पर लोक कथाएं इधर से उधर गाते फिरते थे, कहानियां, और उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, और साथ ही फ्रांस को एक खतरे की तरह इन्होंने देखा था, ठीक है। जन विद्रोह, इसमें अगर हम बात करें एक मध्यम वर्ग की, वो तो काफी उभर कर आ ही गया था, लेकिन यहाँ पर यूरोप में जगह जगह पर कहीं पर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से, जैसे कि जनसंख्या है उसके बढ़ने की वजह से भी यूरोप में काफी लोगों को भूख वगैरह में इतनी ज्यादा कठिनाई हुई थी, लोगों को भूख लगती थी लेकिन उनके पास खाना नहीं था। अगर रूरल एरिया की बात की जाए तो वहां पर भी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, अर्बन चले जाएं तो वहां पर भी लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ी थी। और साथ ही साथ जो औद्योगिकरण आया था ना, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम झेलने को मिली। जैसे कि इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक जो टाइम चल रहा था वहां पर
उनका कंपटीशन चल रहा था उन लोगों से जो कि घर पर छोटे लेवल पर काम करते थे। तो उनका जो व्यापार था वो काफी कम हो गया था इन इंडस्ट्रीज की वजह से, और काफी उनको कंपटीशन करना पड़ता था। ठीक है, तो इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, और मेनली ये कहाँ पर कौन से एरिया में चल रहा था, कपड़ा उद्योग में। ठीक है, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा, और जो छोटे छोटे काम करने वाले कारखाने थे वो अब एक तरीके से ठप हो चुके थे, उनका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो गया था। तो यूरोप के कुछ इलाके थे जहां पर जो कुलीन वर्ग है बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। तो वहां पर क्या था, जो छोटे छोटे किसान हैं बहुत बुरी हालत में थे, तो विद्रोह तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होना ही था। ऐसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे, एक टाइम आया 1848। ठीक है, क्या टाइम आया, 1848। ये एक ऐसा टाइम था जबकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया, यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों के पास काम नहीं था। तो पेरिस के जो लोग थे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना, हर यूरोप के हर एरिया में अलग अलग तरीके से चीज देखने को मिली। पेरिस में क्या हुआ, लोग इतने परेशान हो गए कि वो सड़कों पर निकल आए, जो राजा थे उनका प्रोटेस्ट करने के लिए। और राजा कौन था यहाँ पर, लुई फिलिप। तो लुई फिलिप को भागने तक पर इन्होंने मजबूर कर दिया, इतनी बुरी हालत राजा की हो गई थी। और फाइनली कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली ने इनको क्या घोषित कर दिया, गणतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। और बोल दिया गया था कि जो लोग हैं, यानी जो वयस्क पुरुष हैं, उनको राइट टू वोट दे दिया जाएगा, लेकिन उनकी उम्र कितनी रखी गई, 21 वर्ष रखी गई राइट टू वोट के लिए उम्र। ठीक है, मेल्स के लिए। और यही हालात कुछ जो गांव थे सिलेसिया उधर की तरफ भी देखने को मिले, या फिर जो कह सकते हैं बुनकर जो थे, सिलेसिया के जो बुनकर थे, ऐसे ही हालात कुछ 1845 में, आई थिंक, हाँ 1845 में ऐसे हालात कहाँ पर देखने को मिले, सिलेसिया में भी देखने को मिले। वहां पर भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लोग जो है वो ठेकेदारों के खिलाफ आ गए बुनकर, और उन्होंने कहा कि हमारा जो कच्चा माल है वो हमें वापस कर दो, नहीं तो हम लूट ले जाएंगे। कुछ ऐसे हालात वहां पर आ गए थे। तो गांव की जो घटनाएं हैं यहाँ की, ये भी काफी ज्यादा होने लगी थी, चीजें तोड़फोड़ करने लगी थी, और ये सब चीजें होने लगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जन विद्रोह, यानी जो आम जनता है वो विद्रोह पर उतर आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों की क्रांति में यही बात है कि यूरोपियन कंट्रीज थी, उनमें सब में सेम प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी। इसके अलावा भूखमरी वाली जो समस्या है वो बहुत ही ज्यादा फैल रही थी। मजदूर थे वो विद्रोह पर उतर आए थे। तो अब क्या होना था, मध्यम वर्ग जो है उनको क्या करना पड़ेगा, क्रांति के लिए आगे आना ही पड़ता। फेब की बात है यहाँ पर 1848 में, क्योंकि राजा को भी गद्दी छोड़नी पड़ गई थी और गणतंत्र भी उसको घोषित करना पड़ गया था। लेकिन यूरोप में हर जगह की हालात अलग अलग थे। जर्मनी, इटली, पोलैंड की, अगर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो मेल फीमेल थे सब के सब इतने परेशान हो चुके थे लोग बाग, कि मध्यम वर्ग जो है वो संविधान की डिमांड करने लगा था। किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशन की वो लोग डिमांड करने लगे थे, संविधान की मांग अब करने लगे थे। उन्होंने बोला कि बिना संविधान के काम चलने वाला यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं है काम, अब कुछ भी होगा तो बिल्कुल संविधान के हिसाब से ही होगा। ठीक है, चलिए अब जर्मन की तरफ बढ़ जाते हैं। जर्मन इलाकों में बहुत ज्यादा चीजें चेंज होने लगी, और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी आगे आने लगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे आया, ये ऐसे आया कि 18 मई 1848 को, ठीक है, क्या डेट है, 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे। ये लोग सारे इकट्ठे हुए कहां पर, फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, और यहाँ पर ही उन्होंने किस चीज की स्थापना करी, फ्रैंकफर्ट संसद, इसको बोल दिया गया फ्रैंकफर्ट संसद। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट जो संसद है उसको कब लाया गया, इसको लाया गया 18 मई 1848 में। सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, और ये कहां पर आयोजित हुआ था, ये जो प्रोग्राम है सेंट पॉल चर्च में, सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम जो थे फोर्थ, उनको राजा बनने के लिए न्योता दिया गया था, यानी ताज पहनाने के लिए उनको बोला गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया गया था। पर फाइनली हुआ यही कि विरोध जो है अगर बढ़ता चला गया है तो उसको कम करने के लिए, कुचलने के लिए जो सेना वेना है उनको भी भेजना शुरू कर ही दिया जाता है। वही वाली हालत है। 1848 तक अगर हम बात करें तो यूरोप के काफी सारे जो स्टेट थे वहां पर विद्रोह शुरू हो चुका था। ठीक है, और कुछ जगह पे विद्रोह खत्म भी होने लगा था,
है ना। लेकिन अब खत्म होने के साथ साथ वो अपने साथ क्या चीज लेकर गया था, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें घटवा कर ले ही गया, जैसे कि मजदूरी से रिलेटेड कुछ राइट है, बंधुआ मजदूरी उनको हटाना, या भूदास जो व्यवस्था है उसके ऊपर कुछ काम करना, तो ये सारी चीजें हटवा ही दी थी कम से कम। जर्मनी के एकीकरण की बात करेंगे, जर्मनी का जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ था, तो यहाँ पर हुआ क्या था, ये आपको याद रखना है, प्रशा की सेना और नौकरशाही की हेल्प से। एक नाम मेंशन है यहाँ पर, ओटो वन बिस्मार्क, इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और नेतृत्व किया था इस पूरे के पूरे व्यवस्था का, इस पूरे के पूरे आंदोलन का। ठीक है, तो ओटो वन बिस्मार्क जो है उसी को इसका जनक भी माना जाता है, इस प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया का जनक माना जाता है। तो जर्मनी ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है, जर्मनी बिस्मार्क, जर्मनी बिस्मार्क, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब क्या हुआ, 7 साल में 3 वॉर हुए या फिर 3 युद्ध हुए, जिसमें कि प्रशा की क्या हुई, जीत हुई, और ये जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। और फाइनली 1871 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर वर्साई में एक समारोह हुआ और किसको राजा बना दिया गया, यानी किसको सम्राट बना दिया, काइजर विलियम प्रथम को। किसको, और ये कौन से महल की बात है, हॉल ऑफ मिरर्स, ठीक है, हॉल ऑफ मिरर्स। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं जर्मनी के बारे में आपको याद रखनी है, एक तो सम्राट के बारे में और दूसरा ओटो वन बिस्मार्क के बारे में। ये चीजें आपको थोड़ा सा डिटेल में याद रखनी है। इटली के निर्माण की अगर बात करें तो इटली में क्या हुआ था, मेनली 7 राज्यों में बटा हुआ था ये इटली, जिनमें से सिर्फ एक ही था जिसका नाम क्या था, सार्डिनिया पीडमोंट। ठीक है, यही एक ऐसा इटालियन, ठीक है, यही एक इटालियन राजघराना था, बाकियों पे किसी किसी ने कंट्रोल किया हुआ था, सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमोंट ही था जो कि एक इटालियन राजघराना बचा हुआ था। अब यहाँ पर बात करते, क्योंकि इटली की बात है तो किसका नाम आना यहाँ पर जरूरी है, यह आएगा यूसेप्पे मेज़िनी या मेज़िनी। ठीक है, इसने तो सोचा हुआ था इटली के एकीकरण के बारे में कि पूरा का पूरा कार्यक्रम मैं बना लूंगा, लेकिन वो बार बार चीजें करता था लेकिन उसमें फेल हो जाता था। ठीक है, बहुत बार इसने कोशिश की इस चीज के लिए आंदोलन करने की, विद्रोह करने की, और लेकिन ये कभी भी सफल हो नहीं पाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और नाम इंपॉर्टेंट है काफी, देखिए पहले मैं इसके बारे में बता दूं, इटली का ही एक क्रांतिकारी था, इसके बारे में तुमने बात कर ही ली है। अगला नाम है यहाँ पर कावूर, या फिर इसको कैवोर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये एक मंत्री थे, कैवूर की हेल्प से भी, कैवूर ने भी इस चीज में बहुत ज्यादा योगदान दिया। एक नाम है गैरिबाल्डी, ठीक है, गैरिबाल्डी, इसने भी आंदोलन में काफी मदद की। ठीक है, कुछ एरिया को हराने की कोशिश करी, कावूर ने भी कुछ एरिया में लड़ाई लड़ी, तो यही वाली सिचुएशन थी। और फाइनली यहाँ पर 1861 में विक्टर इमैनुअल जो द्वितीय है उसको क्या राजा घोषित कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि राजा कब बना था, 1861 में, और कौन, इमैनुअल। ठीक है, इमैनुअल बताना है आपको, इमैनुअल द्वितीय, इनको राजा बनाया गया 1861 में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ब्रिटेन से रिलेटेड। तो ब्रिटेन में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गई थी, बढ़ गई थी बहुत, उसकी जो शान शौकत है वो बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन में क्या क्या था, अंग्रेज थे, वेल्श थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, यानी आयरलैंड, स्कॉटलैंड। ठीक है, जैसे ढेर सारा समाज था जिसे कि नृजातीय कहा जाता है, यानी एक ही जैसे ग्रुप के लोग। ठीक है, क्या, एक ही जैसे ग्रुप के लोग, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे एथनिक। ठीक है, एक जैसे क्या होते हैं, एक ही नस्ल के लोग, एक ही जाति जनजाति के लोग, या फिर कह सकते हैं एक ही कल्चर, एक ही संस्कृति के लोग। ठीक है, यानी एक जैसा बैकग्राउंड ये लोग शेयर करते हैं। ठीक है, और एक ही जैसी इनकी पहचान होती है। तो ये थे अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, ये सब थे, ये सब समाज यहाँ पर थे। तो यहाँ पर हुआ क्या था ब्रिटेन में, देखिए अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट, आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था, जनजाति कहते हैं। 1688 में, यहाँ पर डेट आपको याद रखने, संसद ने क्या किया था, राजतंत्र से उसकी शक्तियां ले ली थी, छीन ली थी। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना। ठीक है, कब, 1707 में, ये डेट आपको याद रखनी है। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर क्या बना, इंग्लैंड
और स्कॉटलैंड को मिला दिया तो क्या बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट जो डेट है वो आपको याद रखनी है 1798। ठीक है, विद्रोह हुआ, उसके बाद 1801 में क्या हुआ, आयरलैंड को भी उसमें बलपूर्वक शामिल कर लिया गया। ये पूरी की पूरी कहानी है जिसमें कि लैंग्वेजेस को मानने की और रिलीजन को मानने की थोड़ी सी बात आ गई थी, तो वहां पर भी आयरलैंड को भी फिर इसमें ही शामिल कर लिया गया, किसमें, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा राष्ट्र अब क्या बन गया था, ब्रिटानी या ब्रितानी राष्ट्र, ब्रिटेन। ठीक है, और इसका एक प्रॉपर एक कह सकते हैं संस्कृति जिसको बोला गया एंग्लो संस्कृति। ठीक है, उसमें इसको इंग्लिश कल्चर भी बोल सकते हैं, इसका प्रचार प्रसार किया गया। तो नई ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर आपको 3 डेट याद रखने, 1688 की, 1707 की, 1801 की। तो मतलब बात यही है, जहां पर एक थोड़े से एरिया में कंट्रोल हुआ तो अपने हिसाब से वहां के जो कम मतलब कह सकते हैं कि अल्पभाषी जो लोग हैं उनको क्या किया जाता था, उनको प्रेशराइज किया जाता था दूसरी वाली लैंग्वेज के लिए, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। तो फाइनली सब कुछ मिला लिया गया 1801 में, आयरलैंड को भी इसके साथ ही ले आया गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन आया था। 1707 में जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था वो किस एक्ट के थ्रू बना था, एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, इसी को बोला जाएगा यूनियन अधिनियम। एथनिक मैंने आपको बता ही दिया है, जनजातीय जिसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप। साम्राज्यवाद जो वर्ड है उसको देखिए एक बार। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके, उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। ठीक है, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, और वो कंट्रोल पॉलिटिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है। इकोनॉमी तो अपने आप ही आ जाती है। ठीक है, फाइनेंशियली तो जब पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वहां से जो रिसोर्सेज है उनका यूज करेंगे तो इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा ही। यहाँ पर हम बात करेंगे रूपक की। ठीक है, रूपक जब किसी अमूर्त विचार जैसे कि लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति, कुछ भी हो सकता है, उसको किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है, यानी एम्फेसाइज किया जाता है, उसको फिर एक रूपक कहा जाता है, यानी उसको एक सिंबल दे दिया जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास को मजबूत करने के लिए किया गया था। अब ये रूपक चिन्ह कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करें तो नारी के वेश में उसको एक रूपक चिन्ह, जैसे कि भारत को एक माता के रूप में दिखा दिया जाता है ना, भारत को माता के रूप में, तो हमारा जो रूपक है वो है भारत माता। इंडिया की अगर बात करें तो हमारे रूपक चिन्ह के रूप में कौन है, माता, यानी फीमेल हमने फिगर लिया है एक भारत माता को दिखाने के लिए। ठीक है, नारी की जो छवि है वो राष्ट्र का रूपक बन गई, और यानी जैसे कि खुद को मोटिवेट करने के लिए, जैसे कहते हैं ना फादरलैंड या फिर मदरलैंड, वही वाली बात, मातृ भूमि, पितृभूमि, इस चीज की बात। तो फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस में वो रूपक क्या थी, ये थी मरियाना, और जर्मनी में वो रूपक क्या थी जो कि इंपॉर्टेंट था, ये था जर्मेनिया। ठीक है, तो इनको एक रूपक के तौर पर देखा गया। नेक्स्ट आ जाइए। महत्वपूर्ण हम यहाँ पर प्रतीक चिन्हों की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से जो चिन्ह हैं वो किसके लिए यूज होते थे, किस चीज को दिखाने के लिए, वो भी बता दिया जाए तो अच्छा है। टूटी हुई जो बेड़ियां हैं, जो जंजीर है, उसको किस चीज के बारे में बोला गया, आजादी के बारे में, कि आजादी मिलना, यानी हमें आजादी मिल गई है। इसके अलावा सिंबल बनाए गए थे, बात छाप वाला जो कवच है, अब ये किस चीज के लिए था, ये था जर्मन साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था ये। ठीक है, बलूत पत्तियों वाली जो बात है ये था बहादुरी के लिए। इसके अलावा मुकाबले की तैयारी है, तलवार, यानी रेडी रहिए वॉर के लिए, यह तलवार। और तलवार पर लिपटी हुई जो जैतून की जो डाली है वो किस चीज का प्रतीक थी, शांति का प्रतीक, यानी पीस का प्रतीक। काला लाल जो तिरंगा है वो किस चीज के लिए, काला लाल तथा सुनहरा तिरंगा। ये था 1848 में जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे ना, ये उनका झंडा था, झंडा बोल रही हूँ, ये उनका झंडा था उदारवादी राष्ट्रवादियों का। और एक तरीके से ड्यूक्स जो थे उनको रिस्ट्रिक्शन के लिए भी एक तरीके से घोषित कर दिया गया था इस झंडे के थ्रू ही। उगता हुआ जो सूर्य है या फिर उगते हुए सूर्य की जो किरणें हैं वो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक थी। ठीक है, नए युग की शुरुआत का।
राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, यहाँ पर हम बाल्कन जो क्षेत्र है उनकी बात करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए इंपीरियलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। जब एक देश की, इसको बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। मेरा देश है, किसी भी व्यक्ति का, मेरा जो देश है उससे मुझे बहुत ही ज्यादा लगाव है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब लगाव है तो आप क्या क्या चीजें करेंगे, उस देश के अच्छे के बारे में सोचेंगे हमारे देश की छवि अच्छी होनी चाहिए, हमारे देश का विकास होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, और यहाँ के जो नागरिक हैं, ओवरऑल जो चीज है वो है नागरिक खुश रहने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर शांति होनी चाहिए। तो ये होती है एक अच्छी कंट्री की बात, कि जो भी की एक देश है, चाहे वो विकसित है चाहे विकासशील देश है, वो इन सब चीजों को कंसीडर करेंगे। लेकिन जब ये अपने देश से लगाव की भावना किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाती है, यानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम नियंत्रण में करना चाहते हैं किसी और देश को, किस चीज के लिए, अपने ही लाभ के लिए, तो वो भावना क्या बन जाती है, साम्राज्यवाद। समझ गए। अपने देश के प्रति लगाव अच्छा है, लेकिन उस लगाव के चलते इतना ज्यादा लाभ कमाने की सोचना कि कोई और देश है नहीं है, हमें फर्क ही नहीं पड़ा, हमें सिर्फ लाभ कमाना है, तो ये वाली जो फीलिंग है ये साम्राज्यवाद बन जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हम स्पेशली बात करेंगे बाल्कन क्षेत्र की। बाल्कन क्षेत्र के अंदर मेनली कौन कौन से आते थे, जैसे कि आज के टाइम के रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, इसके अलावा अल्बानिया या फिर ग्रीस हो गया, ठीक है, मैसेडोनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, या फिर बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, है ना, स्लोवेनिया हो गया, सर्बिया हो गया, ये सब ही आज के टाइम के ये सारे जो क्षेत्र हैं। और लास्ट है हमारा मोंटेनेग्रो, ये सारे आज के जो हैं ये पूरे बाल्कन क्षेत्र के अंदर शामिल हैं। तो जो बाल्कन क्षेत्र था, यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जो भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ का, यहाँ पर जातीय भिन्नता भी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके ऊपर कंट्रोल किसका हो गया था, इसके ऊपर कंट्रोल हो गया था ओटोमन एम्पायर का, यानी ओटोमन साम्राज्य का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी, किसका कंट्रोल हो गया था, ओटोमन साम्राज्य का। तो जो रोमानी राष्ट्रवाद को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि जो ओटोमन एम्पायर है यानी ओटोमन साम्राज्य है, इसका विघटन होना चाहिए, ये चले जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाल्कन के जो लोग थे वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा हेट करते थे, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करते थे, और ये चाहते थे कि जो एक जो क्षेत्र है ना वो दूसरे क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल कर ले। मतलब जो वननेस वाली बात होती है ना, वो नहीं थी, सिर्फ ईर्ष्या वाली भावना ही थी। और इस पूरी चीजों का जो फायदा उठाया वो उठाया यूरोपियन शक्तियों ने, यूरोपियंस ने इस चीज का फायदा उठाया और इस क्षेत्र के ऊपर फिर अपना कंट्रोल कर लिया, ठीक है। कोशिश की कि पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया जाए, और इसकी वजह से ही तो आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, उसकी शुरुआत आपको देखने को मिली होगी कहीं ना कहीं। वर्ल्ड वॉर 1 उसमें बाल्कन क्षेत्र का नाम भी आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था ना। यहाँ पर क्या ओटोमन एम्पायर भी शामिल है और यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाली कंडीशन तो नहीं थी ही, तो वही वाली सिचुएशन है। तो जब एक कंट्री की जो लगाव की भावना है वो अपने देश के भले तक सीमित है, ठीक है, लेकिन जब दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली बात आ जाती है तो वो चीज जो भावना है वो साम्राज्यवादी भावना फिर अपने आप में बन जाती है। जैसे कि आपको बताइए कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, और प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कर लीजिए, मैंने अपडेट कर दी है प्लेलिस्ट। आपके सिर्फ 6-7 कुछ टॉपिक रह गए हैं, जिसके के बाद आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट कर दी है, वहाँ पे एनवीएस के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि केवीएस में भी आ रहे हैं, तो उनको भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से खत्म हो जाए। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है वो तो चल ही रही है, ठीक है, नाइट में क्लास है, टेलीग्राम ग्रुप पर आप बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। तो ठीक है ना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करती रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।